दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इस भीषण महंगाई और बेरोजगारी के दौर में भी यदि सत्ता केवल अपना खजाना भरने के जुगाड़ में लग जाए और सिर्फ वही काम करे तो फिर इसका क्या मतलब है। मोदी सरकार की नीति की वजह से बढ़ रही लगातार महंगाई ने मध्यम वर्गीयों की हालत खराब कर दी है। देश की आर्थिक स्थिति तो खराब है ही है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश को ठंडा करने के लिए आनन फानन में लाए अग्निपथ योजना को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लग गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि सिर्फ 4 साल के लिए उनके प्रशिक्षण में करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े तो क्या यह इस देश की आर्थिक हालात के अनुकूल है। यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब न तो सेना के उन तीनों अध्यक्षों के पास है जो सरकार की प्रवक्ता की तरह आकर पत्रकार वार्ता में इस योजना का फायदा गिना रहे थे, और न ही मोदी सरकार के पास ही है कि आखिर करोड़ों रुपए प्रशिक्षण पर खर्च करके उन युवाओं को क्यों बेरोजगार कर दिया जाएगा, भूतपूर्व कर दिया जाएगा। आज हम जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इस भीषण महंगाई में जब मध्यम वर्गीय परिवार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उन्हें जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है, तब डिब्बा बंद दही पनीर जैसे खाद्य पदार्थ जो लोगों के लिए प्रोटीन का काम करती है, उनके लिए विटामिन का काम करती है, उन पर भी यदि जीएसटी लगा दिया जाए तो वह भी 12%। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी की वजह से सरकार की कमाई भी बढ़ते जा रही है। हर तिमाही में, हर महीने सरकार बताते जा रही है कि किस तरीके से जीएसटी में इस महीने इतने करोड़ रुपए आए, इस महीने इतने करोड़ रुपए आए। लेकिन आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा है और इस दिशा में मोदी सरकार कोई भी निर्णय लेने में असहाय कहा जाए या असक्षम है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत सत्ता में आने से पहले 40-50 रुपए करने, डॉलर की कीमत रुपये के बराबर कर देने या 30-35 रुपए तक ला देने, गैस सिलेंडर का दाम 300 रुपए ला देने वाली सत्ता 2 गुनी महंगाई पर खामोश है। वह कभी इसे कोरोना की वजह बताती है तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध। लेकिन आम आदमी का तो जीना मुश्किल होता चला जा रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति ने इस देश को किस तरीके से हिंसक बना दिया है, यह भी हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला है। अखलाक पहलू खान, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, भंवर सिंह जैन और राजस्थान में कन्हैया, दक्षिणपंथी कट्टरपंथी की हिंसा के शिकार हुए इन लोगों की पीड़ा, इनके परिजनों की पीड़ा को कौन समझेगा। सत्ता तो सिर्फ यही चाहती है कि किसी तरीके से उनकी सत्ता बनी रहे। क्या इस तरह की राजनीति इस देश को बर्बाद नहीं कर देगी। कट्टरपंथियों के इस बेखौफ खेल ने आम जनमानस के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि ये मारेंगे तो 1-2 लोगों को, लेकिन उसकी वजह से जो तनाव उत्पन्न होगा और दंगे तक हो जाते हैं, तब आम आदमी क्या करे। एक तरफ महंगाई
के कारण जीवन चलाना मुश्किल हो गया है, तो दूसरे तरफ कट्टरपंथियों की धार्मिक उन्माद ने आम लोगों के सामने सुरक्षा और अपने जान माल की नई चिंता खड़ी कर दी है। यह मोदी सरकार का परसेप्शन है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह तो हुई देश की बात। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे। क्या यह चुनाव के लिए किया गया प्रशासनिक सर्जरी है या भेंट मुलाकात के दौरान अधिकारियों के करतूतों को लेकर यह तबादला आदेश निकला है? 19 कलेक्टर बदल दिए गए, कुल 37 आईएएस के प्रभार बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और इस सर्जरी को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है, अधिकारियों के तबादले लगातार बढ़ रहे हैं और कई विभाग तो ऐसे हैं जहां इन 3.5 साल में 4-4, 5-5, 7-7 अधिकारी बदल दिए गए हैं। जब तक अधिकारी काम समझते हैं उनका तबादला हो जाता है, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। ऐसा अधिकारी भी दबी जुबान से कह रहे हैं। कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है कि आखिर ये किस तरह का खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन यह मुख्यमंत्री के विवेक की बात है, यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। इस पे ज्यादा इसलिए भी नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि जन भावनाओं के अनुरूप यदि तबादले हो रहे हैं तो इस तरह की तबादला जरूरी है। दूसरी तरफ नियमितीकरण को लेकर अब लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी या नियमित कर्मचारी भी आंदोलन की रूपरेखा बनाने लगे हैं। उनके साथ तो सबसे बड़ा छल हुआ है। 2020 में कमेटी गठन कर दी गई है उनके नियमितीकरण को लेकर और विधानसभा में तक ये जवाब दिया गया कि उनके विभाग में कोई अनियमित कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं, जबकि 4000 से ऊपर यानी 4466 लगभग दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग को 3 महीने का समय दिया गया है कि उन पर निर्णय लेंगे। मनरेगा कर्मचारियों से भी इसी तरह के वादे किए गए हैं। संविदा बिजली कर्मचारियों को तो पता नहीं किस तरह के वादे किए गए हैं, क्योंकि जिस माहौल में और जिस तरह से आंदोलन को दबाया कुचला गया उसके बाद तो वे चुपचाप काम पर लौट गए थे। वो क्या मांग रखते और किस तरह से उन्हें आश्वासन दिया जाता। स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर, लेकिन उनके साथ तो बात करने को कोई तैयार नहीं है। वे लगातार कोंडा गांव से लेके बस्तर तक, फुंडा से लेके पाटन तक लगातार रैलियां निकालकर, कभी कफन ओढ़कर, कभी जल सत्याग्रह कर कभी काली पट्टी लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छिपा भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में है। वे आम जनों की समस्याएं सुन रहे हैं। नियमितीकरण का वादा भूपेश सरकार का ही है और वादा 3.5 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इसे लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है और यदि साल भर बाद चुनाव है और आक्रोश इसी तरीके से रहा तो क्या सिर्फ समर्थन मूल्य से ऊपर धान खरीद कर सत्ता में लौटा जा सकता है? निसंदेह छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते किसानों को फायदा हो रहा है।
गोबर से किसान कमा रहे हैं और यह खबरें सरकारी यानी जनसंपर्क विभाग से भी प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी भी हैं जिनकी तनख्वाह बेहद कम है। वे किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहे हैं, यह भी भूपेश सरकार को इसलिए भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नियमित कर्मचारियों के लाभ के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करके खूब वाहवाही बटोरी है, जगह जगह उनके स्वागत सम्मान भी हुए हैं। तब अनियमित कर्मचारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।